नमस्ते बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ 6। कविता है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि है रमेश दत्त शर्मा। बच्चों, पिछली दशका में आपने इस गज़ल का गायन सुना होगा। कितनी मधुर गज़ल है यह। इस गज़ल को लिखा है रमेश दत्त शर्मा जी ने। रमेश दत्त शर्मा जी का संक्षेप में परिचय हम लेते हैं। रमेश दत्त जी का जन्म 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। रमेश दत्त जी शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं में रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। इस गज़ल के माध्यम से गज़लकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। यह बात इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। बच्चों, आपको मालूम ही है कि वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इसलिए मधुर भाषी होना बहुत जरूरी होता है। जिसके वाणी में मधुरता होती है वह सबका बन जाता है, लेकिन जिसके वाणी में कटुता होती है उसे अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना है कि अपनी वाणी में क्या होनी आवश्यक है, मधुरता होनी आवश्यक है। तो कविता का भावार्थ देखते हैं। सबसे पहले कविता को सुनो। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहते हैं। फटाके की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा ओट सी करके बैठो, जरूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। देखो कवि क्या कहते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। हे मानव, अपनी वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। घोलना यानी मिलाना। शहद का अर्थ है मध, या मधु। उसे क्या कहते हैं? हिंदी में मधु कहते हैं, हम मराठी में मध कहते हैं। बिल्कुल मीठा होता है ना वह शहद। मधुमक्खियाँ बनाती है। फूलों के रस चूसकर मधुमक्खियाँ क्या बनाती है? शहद बनाती है। वह शहद कैसा होता है? मीठा होता है। उसी तरह हमारी वाणी भी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीख ले घोलना सीख लो, क्योंकि जरा प्यार से बोलना सीख लो। अर्थात क्या करना है? हमें प्यार से एक दूसरे से बातें करनी है। कवि का कहना क्या है?
वाणी में शहद घुलना मतलब मधुर भाषी होना। और कवि का कहना यही है कि हे मानव, तू कटुभाषी होने के बदले तू मधुर भाषी होना सीख लो और जरा प्यार से बोलना सीख लो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। दूसरों से क्या करना है? मीठे शब्दों में बात करना है। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब भी बोलना है कैसे बोलना है? प्यार से बोलना है। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। चुप रहने से यारो बड़े फायदे हैं। कवि का कहना क्या है? चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजो। देखो यारो, चुप रहने के बड़े फायदे होते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है कि चुप ही बैठे रहो। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजो। हाँ, जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। ऐसे समय चुप रहना आवश्यक होता है। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ होते हैं, अनेक फायदे होते हैं। इससे पहला फायदा क्या है? हमारी ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस समय ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है, इसीलिए चुप रहना आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमेशा चुप रखो। जुबान आवश्यकता होती है तब हमें बोलना सीख लेना चाहिए, और जब आवश्यकता नहीं होती तब हमें चुप रहना फायदेमंद होता है, क्योंकि वही चुप रहने के फायदे जो होते हैं वह समय की बचत होती है। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति कम होती है, इसलिए उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस समय को हम किसी अच्छे काम में लगा देंगे तो हमारा फ़ायदा दूसरी जगह हो सकता है। इसलिए कवि का कहना है कि वाणी में शहद घोलकर उसे मिठास बनानी है और प्यार से एक दूसरे से बोलना है। यह बात उन्होंने बताई है। आवश्यकता हो तभी बोले, जब आवश्यकता नहीं हो तभी चुप रहने की सलाह कवि यहाँ पर हमें देते हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद को तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना चाहिए। देखो, हम किसी से कभी कभी जोश में आकर हम किसी से भी कुछ भी कह बैठते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं, ठंडे दिमाग से जब विचार करने लगते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए किसी से कुछ कहने से पहले जरा बात पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। पहले विचार करना चाहिए अपनी बात पर और फिर बोलना सीख लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। नहीं तो बोले हुए शब्द, अपनी जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए सोच समझकर बोलना बहुत आवश्यक होता है। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलने की आदत बनाओ। बोलने से पहले अपने शब्द कैसे है? शब्द दुधारी शस्त्र होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं तो वह शब्दों की जो जख्म होती है वह दिल पर लगती है और वह कभी भरती नहीं। शस्त्रों से किए हुए वार एक बार मिट भी जाते हैं, लेकिन शब्दों से किए हुए वार क्या होते हैं? भरे नहीं जाते। वह घाव ऐसे ही रहते हैं, दिल में रह जाते हैं। इसलिए कटुता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कुछ कहने से पहले हमें जरा सोच विचार करना चाहिए और फिर उसके बाद वह बोलना चाहिए। अपने बातों को, अपने विचारों को तोलना चाहिए। तोलना यानी वह सही है या गलत है। मेरे बोलने से किसी का दिल टूट जाएगा, ऐसी बात सोचनी चाहिए, खुद को तोलना चाहिए और फिर बोलना आवश्यक होता है। ऐसा न हो कि अपनी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए कि अपनी बातों से सामने वाला दुखी हो, उसे दुख पहुंचाए, क्योंकि तलवार से किए हुए घाव क्या होते हैं? भर भी जाते हैं, लेकिन कटुवाणी से किया हुआ घाव जो होता है वह घाव कभी नहीं भरता। वह घाव हमेशा के लिए दिल में रह जाता है।
और इसीलिए समय असमय हमें याद आ आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाता है। ऐसा वह दिल में भरा हुआ वार जो होता है, किया हुआ वार जो होता है, वह कभी भी हमें याद आता है और वह हमें दुख का पहुंचाता है, वह पीड़ा देता है। इसलिए ऐसे वार कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को क्या करना है, टोक कर चुप रहने के लिए सिखाना है कि तू ये जो बात बोलने जा रहा है यह ठीक नहीं है। तेरी ऐसी बातों से सामने वाले को दुख पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ऐसी बातें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यह बात हमें हमेशा के लिए सीख लेनी चाहिए। कभी आगे देखो क्या कहते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। हे मित्र, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित होता है। देखो, पटाखे की तरह कई लोगों को ऐसे बोलते रहते हैं जैसे पटाखे फटते हैं ना, फट 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 फट, वैसे उनके मुंह पर कोई ताला ही नहीं लगा होता, बोलते ही जाते हैं। किसी भी परिस्थिति पर दूसरे पर क्रोध का फटाखा पड़ने पर के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाया जाए तो उचित होता है। क्रोध का फटाखा किसका होता है, क्रोध का होता है, जो फट फट करके हानि पहुंचाता है। लेकिन उस फटाखे की तरह फटने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मधुर भाषा बोलकर, प्यार भरी भाषा बोलकर रोशनी के रंग घुलना सीख लेना चाहिए। क्योंकि प्यार का प्रकाश फैलाना यह उचित होता है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा। जब हम किसी से क्रोध करेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, क्रोध ही मिलेगा, और बात हाथ से निकल जाएगी तो यह भी हो सकता है कि यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है। कड़वी बोली क्या करती है, हमेशा अपने बीच के संबंध बिगाड़ती रहती है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। जब हम कटु बोलते हैं तो हमें कांटे ही मिलते हैं। फूल बोने से फूल ही मिलते हैं, कांटे बोने से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज है जिनके फलस्वरूप कांटे रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी पौधों को लगाना आवश्यक होता है। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग हो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, अच्छी नहीं लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। उस बात को क्या करना है, प्यार से सही मोड़ पर लाना है, और ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओट सीकर यानी चुप भी बैठना नहीं चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना ही अन्याय ही होगा। हम ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। कवि का यह विचार है कि किसी ने कहा कि ओट सीकर के बैठो, हमें ओट सीकर भी नहीं बैठना है। जब कोई हम पर अन्याय कर रहा हो तो हमें चुप बैठना आवश्यक नहीं है।
ज़रूरत पे मुंह खोलना चाहिए, परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए, यह बात उसका विरोध करना चाहिए, यह बात कवि ने यहाँ पर समझाई है। तो कवि वाणी की मधुरता सामने लाते हुए, वाणी का महत्व समझाते हुए कवि कहते हैं कि सामने वाले की वाणी की मधुरता ये क्या करती है, सामने वाले का मन जीत लेती है। यह बात कवि ने यहाँ स्पष्ट की है। इसलिए वाणी में मधुरता लाना यह आवश्यक है। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों होती है। जब वाणी मधुर होती है तो वरदान होती है, वाणी कटु होती है तो वह हमारे लिए अभिशाप होती है। मधुर भाषा या मधुर वचन एक औषधि के समान होती है। जिस तरह किसी रोगी को दवा दी जाती है और उसकी दवा से रोगी क्या होता है, ठीक होता है, उसी तरह किसी व्यक्ति की परेशानियां हमारी मधुर भाषा से दूर भी हो सकती है, उसे दिलासा मिल सकता है। तनावग्रस्त व्यक्ति हो तो उसे 2 मधुर शब्दों से उसकी परेशानी का वातावरण, तनाव से वह दूर हो सकता है। इसीलिए मधुर वचनों के इतनी शक्ति का आकर्षण होती है कि मधुर भाषाएं सारे जग को अपना बना लेते हैं। इसलिए पराये भी मित्र बन जाते हैं। तो कटु वचन बोलने से मित्र भी पराये बन जाते हैं, अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या होना चाहिए, मीठी वाणी में बोलना चाहिए। यह बात कवि ने यहाँ पर समझाई है। धन्यवाद।